औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक साफ मुबारक नाम से जो रहमान रहीम करीम खालिक मालिक राज़िक वहदहू ला शरीक है। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम, जो अल्लाह के मकबूल आदमियों में हैं, प्यारे रसूल हैं और नबी आखिर ज़ुमान हैं। जेंटलमैन, एज यूजुअल एज आई टेक स्टार्ट ऑफ माई लेक्चर विद सम गुड मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज है, अ गुड टीचर इज़ लाइक अ कैंडल, इट कंज्यूम्स इटसेल्फ टू लाइट द वे फॉर अदर्स। अच्छा इंसान, अच्छा टीचर, अच्छा रबर, अच्छा रहनुमा वो है जो अपने आप को मेल्ट करके, अपने आप को अपडेट करके, अपने आप को अपनी पर्सनल एफर्ट्स की, अपनी पर्सनल कंफर्ट्स की सेक्रीफाइस करके ही टेक्स पीपल अराउंड एंड ही टेक्स देम फॉर द गुड। जो मैसेज ऑफ द डे है, नेवर लुक डाउन ऑन एनी बॉडी अनलेस यू आर हेल्पिंग हिम अप। ये एक ऐसा मैसेज है जो कि मैं चाहता था कि आपके इल्म में लाऊं और आपसे शेयर करूं कि जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप किसी ह्यूमन बीइंग की हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ डोंट लेट हिम एम्बैरस। क्योंकि अगर आप उसको शर्मिंदा करेंगी, आप उसको एम्बैरस करेंगे, वो रेडिक्यूल होगा। अगर आप इन अल्लाह के कबीले के लोगों को, अल्लाह के इंसानों को अपने सामने शर्मिंदा होने से बचाते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपको ज़माना के सामने शर्मिंदा होने से बचाएगा। प्लीज़ हेल्प देम पीपल, हेल्प दी पीपल इन अ वे दैट उनको पता भी ना चले और आप मैक्सिमम एफर्ट के साथ, एक साफ नीयत के साथ उनको हेल्प आउट कर दें। एक अच्छा तरीका होता है। सो इट इज सेड दैट नेवर लुक डाउन ऑन एनीबॉडी अनलेस यू आर हेल्पिंग हिम अप। जब तक आप किसी की मदद नहीं कर सकते, उसको लुक डाउन ना करें, उसको अपने आप से बुरा ना जाने, बिकॉज ही इज ऑलरेडी स्ट्राइकिंग हार्ड फॉर द लाइफ। सो लेट्स, जो मैं हमेशा बात करता हूँ, हम ह्यूमैनिटी, कम्युनिटी और अल्लाह के ट्राइब के लिए अच्छी कंफर्ट्स क्रिएट करें, उनके लिए हेल्पफुल साबित हों और ये अपना एक पॉजिटिव रोल सोसाइटी में प्ले करें। Gentlemen, as we all know, today we are going to start the lecture 12. Before starting off the lecture 12, we would like to share the summary of the last lecture, that is lecture 11. Last lecture में हमने we explained the nature of the general purpose of financial statements, financial statements के general purpose पे हमने बात की थी। फिर explained certain accounting principles that are important, कुछ accounting principles की बात की थी जो कि काफ़ी important थे। फिर जैसे गैप की बात की थी। फिर उसके बाद फॉर एन अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर प्रोफेशनल जजमेंट, हमने इस पे भी बात की थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह असिस्ट करती हैं फॉर द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, डिसीजन मेकर्स, और वो डाटा किस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शेप में डिसीजन मेकर्स को पुटअप किया जाता है टू टेक दी राइट डिसीजंस। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट हो गई, नेट इनकम हो गई, और ये डिफरेंट टाइप्स किस तरह यूज होती हैं। उसके बाद हमने इट वाज द डेमोन्स्ट्रेशन हाउ सर्टेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस अफेक्ट द एलिमेंट्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने 3 से 4 न्यूमेरिकल किए थे जो डिफरेंट ट्रांजैक्शन इक्वेशन को, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को शो करते थे। फिर हमने उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पोस्ट किया था कि हाउ दे आर पुट इन दी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और हाउ दे आर पुट इन दी अकाउंटिंग रजिस्टर्स और लेजर्स। एक्सप्लेन दैट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफन रेफर टू एज द बैलेंस शीट is an expansion of the basic accounting equation. बैलेंस शीट की भी बात की थी डिटेल में, और अकाउंटिंग इक्वेशन की भी बात हुई थी कि बैलेंस शीट एंड में नेट एक्सपेंस रेवेन्यू शुड बी नेट इक्वल टू दी नेट एक्सपेंसेस, और उस पर बात की थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम जो हैं, कैश जो है, डिफरेंट करंट एसेट्स हैं, करंट एक्सपेंसेस हैं, इनको कैसे हमने कहाँ प्लेस करना है और इनकी पोस्टिंग कैसे करनी है। Explained the income statement reports and enterprise financial performance for a period of terms of the relationship of revenues and expense. एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो इनकम स्टेटमेंट थी किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज की, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हमने देखा कि वो किस तरह एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रेलिवेंट है, किस तरह उसकी नेट इनकम कैसे आती है, उसकी विजिबिलिटी कैसी होगी डिसीजन मेकर्स को। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक्सप्लेन दैट statement of cash flows present the change in cash for a period of time in terms of the company's operating, investing and financing activities. हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शनों में से ये भी निकाला कि कंपनी के या एंटरप्राइज के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, इन्वेस्टिंग एक्सपेंस हैं, फाइनेंसिंग एक्सपेंस हैं, उनकी आपस में रेलेवेंस क्या है,
उनको पोस्ट कैसे करने हैं और कौन सी जो ट्रांजैक्शन है किस हेड में प्लेस की जाएगी। इसके लिए 2 से 3 न्यूमेरिकल भी किए थे इफ यू रिमेंबर। अभी हम दोबारा बात करते हैं जी, वी स्टार्ट विद द लेक्चर दैट इज बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रैक्टिकल अप्रोच टू। ये इसका पार्ट 2 हम शुरू करते हैं, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होती हैं और इनको किस तरह लेके हम चलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि टाइम और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेशनशिप पे हम बात करेंगे। सबसे पहले एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेट्स टू टाइम इन वन वे आर दी अदर। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइम स्पैन या पर्टिकुलर टाइम के अलावा नहीं हो सकती। इट इज टू बी रिमेंबर्ड एंड इट इज टू बी अंडरस्टूड कि इट हैज टू डिफाइन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ एंटरप्राइज एट अ पॉइंट इन टाइम द एंड ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। अमूमन ये साल के आखिर में या महीने के आखिर में पूरी ट्रांजैक्शंस को शो करती है। एन इनकम स्टेटमेंट कवर्स एक्टिविटी दैट टुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ मंथ और अ ईयर। इनकम स्टेटमेंट जो है वो साल की या महीने की इकट्ठी होती है। हम बात कर रहे थे अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की। अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इट कवर्स एक्टिविटी दैट टुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ मंथ और अ ईयर। एक पर्टिकुलर टाइम, एक मंथ, एक साल, एक महीना, एक क्वार्टर के लिए जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है उसका जो कैश फ्लोज है वो है। फिर अगली बात की थी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कवर्स अ पीरियड ऑफ टाइम लेस देन 1 ईयर। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो लेस देन अ ईयर को ये डील करती है, फॉर अ मंथ और क्वार्टर और सेमी एनुअल, यानी इट शुड बी ऑलवेज लेस देन अ ईयर। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट की अब बात करेंगे। द इंडिविजुअल अकाउंटेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स एंड टू वेरिड सिचुएशन इन द सेट फोर्थ बॉडी ऑफ ऑफिशियल रूल बेस्ड ऑन देयर। जो अकाउंटिंग के लोग हैं, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको एक ज़रूरत है एक गुड प्रोफेशनल जजमेंट की, टू गिव है ना गुड क्वालिफाइड प्रोफेशनल इम्पार्शल एथिकली गुड वन दी जजमेंट जो है। इसमें उनके लिए ज़रूरी है जो हम बातें अभी करने लगे हैं, जनरल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। पहले तो उनके इस काम को करने के लिए, इस प्रोफेशनल जजमेंट को अपडेट करने के लिए, इस पे एक रेलिवेंट स्टेटमेंट करने के लिए उनको जनरल नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग का। दे शुड हैव द जनरल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। देन देयर एक्सपीरियंस, उनका रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर देयर एथिकल स्टैंडर्ड्स, उनके एथिकल स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए कि वो उस लेवल पे पूरे उतर सकते हैं कि नहीं। हमने पिछली स्लाइड पे बात की थी कि एथिकल उनके रूल्स का पता होना चाहिए, अकाउंट्स का पता होना चाहिए, जजमेंट होनी चाहिए उनकी। फिर आगे बात आ रही है जो हम शुरू करते हैं, इट इज द अकाउंटेंट मस्ट रिलाई अपॉन देयर प्रोफेशनल जजमेंट इन सच मैटर एज डिटरमिन्ड। ये जो मैटर्स पे अभी बात हो रही है, इसको उनकी जजमेंट होनी चाहिए इम्पार्शियल किस्म की। हाउ टू रिकॉर्ड एन अनयूजुअल ट्रांजेक्शन दैट इज नॉट डिस्कस्ड इन अकाउंटिंग लिटरेचर। अनयूजुअल, एबनॉर्मल, एक्सेप्शनल केस के तौर पे कोई ट्रांजैक्शन आ जाती है, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, पोस्ट करना है, उसका भी पता होना चाहिए। वेदर और नॉट अ स्पेसिफिक सिचुएशन रिक्वायर्स डिस्क्लोजर। जो डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स है, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, कब कहाँ कैसे करनी है, इसका भी दे शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस। सेकेंडली, व्हाट इंफॉर्मेशन विल बी मोस्ट यूजफुल टू स्पेसिफिक डिसीजन मेकर्स। जो डिसीजन मेकर्स की ये, बिकॉज दे आर द फैसिलिटेटर्स ऑफ द डिसीजन मेकर्स, तो डिसीजन मेकर्स की आसानी के लिए, उनकी कंफर्ट के लिए कौन सा डाटा, कौन सी स्टेटमेंट किस तरह एक्सप्लॉइट की जाए, किस तरह उसको रीपोस्ट किया जाए, किस तरह उसकी प्रॉपर पोस्टिंग की जाए, किस तरह उसकी एंट्री की जाए, डॉक्यूमेंट की जाए, दैट डॉक्यूमेंट कम्स, दैट स्टेटमेंट बिकम्स मोस्ट कंफर्टेबल टू द डिसीजन मेकर्स। How an accounting system should be designed to operate most efficiently। कि कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम है वो सेल्फ ऑपरेटिंग कैसे होगा, मोस्ट एफिशिएंटली प्रोडक्टिव कैसे होगा, ये भी अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी में आता है, एथिकल प्रोफेशनल जजमेंट में आता है। दी ऑर्डर्ड प्रोसीजर्स नेसेसरी इन अ गिवन सिचुएशन, एक पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन में ऑर्डर्ड प्रोसीजर्स को कैसे लेके चलना है वो भी इनकी जिम्मेदारी बन जाती है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ फेयर प्रेजेंटेशन, फेयर प्रेजेंटेशन क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है और उससे क्या बनता है। वेदर स्पेसिफिकेशंस आर एथिकल, यानी ये भी प्रोफेशनल जजमेंट का हिस्सा है कि जो स्पेसिफिकेशंस हम लिस्ट कर रहे हैं, जिन चीज़ों की बातचीत कर रहे हैं, क्या वो एथिकल है। वेदर दीज स्पेसिफिकेशंस कीप द अकाउंटेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सर्व द पब्लिक्स इंटरेस्ट, क्या ये जो एंट्रीज हैं, ये सारी जजमेंट्स हैं, ये सारी वर्किंग है, फाइनेंशियल वर्किंग, अकाउंटिंग वर्किंग, ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है, उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में है, उसके एंटी इंटरेस्ट तो नहीं जा रही या अनएथिकल तो नहीं हो रही।
अभी हम बात करेंगे जी बिजनेस वर्सेस नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये बहुत अहम टॉपिक है कंसेप्चुअली, आपको और मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए। एंड आई रिपीट फॉर यू, इट इज बिजनेस vis-a-vis versus non-business transactions. A business transaction is an event that changes the financial position of the enterprise. Examples are purchase of assets, assets को purchase करना, यानी business क्या है, एक इवेंट है that changes the financial position of that enterprise, जो कि उस enterprise की पूरी financial position को change कर सकता है। इसमें कौन कौन सी practical examples हैं? One is the purchase of assets. Purchase of assets में आ जाती है land, building, equipment, ऑफ कैश फॉर द क्रेडिट, जो कैश पे करके आपने खरीदी। फिर उसका है पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय वेजेस, वो भी वेजेस आपने पे की। कलेक्शन ऑफ ए रिसीवेबल फ्रॉम ए कस्टमर, कस्टमर से आपने रिसीवेबल लिए। बोरोइंग फ्रॉम ए बैंक और नोट पेएबल, बैंक से बारो किया। और कंट्रीब्यूशन टू द एंटरप्राइज बाय द ओनर, ओनर जो खुद अपनी पॉकेट से अपनी किटी से कंट्रीब्यूट करता है। देयर मे बी इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट आर फैक्ट्स that affecting the financial strength and prospects of a business that don't appear in the company's financial statement or of balance sheet transactions. ये business vis-a-vis non-business transactions की हम बात करें कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मोनेटाइज नहीं होती, जो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कौन सी है? द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, क्वालिटी जो आपने प्रोडक्ट की बनाई है वो कहीं भी इन राइटिंग नहीं आती, वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं होती। एफिशिएंट प्रोडक्शन यूनिट्स, जो प्रोडक्शन यूनिट की एफिशिएंसी है वो भी कहीं डॉक्यूमेंट नहीं होती। एंड कैपेबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कैपेबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसकी बात नहीं होती। और इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन हिज फैमिली बिजनेस, और जो ओनर ने खुद इन्वेस्टमेंट की होती है फैमिली बिजनेस में, उसका जिक्र भी कहीं नहीं आता। सो ये वो चार चीजें हैं जिनका वो दोबारा जिक्र नहीं होता। इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है उसकी बात करते हैं हम। बिजनेस ट्रांजैक्शंस अफेक्ट अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशंस, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी एज वी ऑल नो वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को अफेक्ट करेगी, उनको काफी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी, और द वाइब्रेशन वुड बी फेल्ट एवरीवेयर। द रिजल्टिंग इन द चेंज इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ऑब्वियसली जब वो अफेक्ट करेगी तो बैलेंस शीट भी चेंज होगी, इनकम स्टेटमेंट भी चेंज होगी, बाकी चीजें भी चेंज होंगी उसमें से, तो मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स वुड बी चेंज्ड। The other financial statements, that is income statement and statement of cash flows, are detailed expansions of certain aspects of the statement of the financial positions. ये जरा मैं क्लियर कर दूं आपको। The other financial statement, that is दूसरी जो financial statement की हम बात करें, like income statement and statement of cash flows, जो income statement है और statement of cash flows है, are detailed expansions of certain aspects of the statement of financial position. ये भी फाइनेंशियल पोजीशंस की डिफरेंट तरीके से इंडिकेटर्स हैं किस तरह वो इफेक्ट हुई। इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन हाउ द कंपनीज पोजीशन चेंज्ड ओवर अ टाइम। फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट जो है ये एक फाइनेंशियल प्रोफाइल या फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी भी इंडिकेट कर दिया कि हाउ इट वाज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनकम स्टेटमेंट अफेक्ट्स द ओनर्स इक्विटी एंड दस अफेक्ट्स द बैलेंस शीट। ऑब्वियसली इनकम स्टेटमेंट जब आती है ओनर्स इक्विटी इफेक्ट होती है और बैलेंस शीट भी इफेक्ट होगी। और द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज शोज हाउ अ कंपनी कैश बैलेंस रिपोर्टेड इन इट्स बैलेंस शीट। कैश फ्लो की स्टेटमेंट में कैश का जो रेलेवेंस है उस कंपनी की बैलेंस शीट की मतलब उसके मतलब बातचीत ये करती है। पर्पज ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या पर्पज है अभी उस पर हम बात करेंगे। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश रिसेप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स ऑफ एन एंटिटी ड्यूरिंग अ पीरियड। ये बहुत जरूरी है, कंसेप्चुअली आप इसको रिकैप करें, मैं दोबारा आपके लिए रिपीट करता हूं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पज क्या है? तो इट सेज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्राइमरी पर्पज है इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश रिसेप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स, जो कैश रिसीव हुआ और जो कैश पेमेंट्स हुई हैं ऑफ एन एंटिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। सो एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान जो रिसीव हुआ है कैश और जो कैश एक्सपेंस हुआ है उसके रिकॉर्ड का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट के तौर पे लिया जाता है। अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स, कि दूसरा इसके साथ जो चीज इससे मर्ज होती है इसी स्टेटमेंट से, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, वो ये है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के मतलब पता चलता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के मतलब भी पता चलता है कि ऑपरेटिंग फंक्शनल एक्टिविटीज पे क्या एक्सपेंडिचर्स आए, और साथ साथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का भी पता चलता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी क्या एक्सपेंडिचर्स आए। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का भी बात चलती है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या थी, क्या हैं और किस तरह वो इफेक्ट हुई।
हम बात कर रहे थे मीनिंग ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लोज के क्या मीनिंग है? द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड यूजिंग अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एज इट्स बेसिस। कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को बेसिस के तौर पे यूज करती है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है। कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर बोथ। ये बहुत अंडरस्टैंड करने वाली दो टर्म्स हैं जो रेड में शो हुई हुई हैं। शॉर्ट टर्म है कैश इक्विवेलेंट्स जो शॉर्ट टर्म होते हैं, और हाईली लिक्विड होते हैं जो उसको जब हाईली लिक्विड मीन कि हाईली दे आर इन द ट्रांजिशन ऑलवेज, और रेडीली कन्वर्टेबल होते हैं टू नॉन अमाउंट्स ऑफ कैश। जैसे फौरन वो एक पर्टिकुलर करेंसी के लिहाज से कन्वर्ट किए जा सकते हैं। कोई लैंड हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई प्राइस बॉन्ड हो सकते हैं। सो नियर टू देयर मैच्योरिटी एंड देयर मार्केट वैल्यू इज रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू चेंज इन द इंटरेस्ट रेट्स। थोड़ी मार्केट वैल्यू भी उनकी इतनी जल्दी ऊपर नीचे नहीं होने वाली होती। रिलेटिवली दे आर मोर स्टेबल। क्लासिफिकेशन ऑफ द कैश फ्लोज। कैश फ्लोज की क्या क्या क्लासिफिकेशन है? द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। जो कैश फ्लो के सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हमने बात की थी शुरू में, उसके बेसिस पे उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। हमने बात की थी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, हमने बात की थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिहाज से होगी, फिर हमने बात की थी ये फिनेंसिंग एक्टिविटीज के लिहाज से होगी। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो इसके ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फिनेंसिंग है, इस लिहाज से भी डिसाइड होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जब हम कैश फ्लोज की बात करते हैं कि कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज आती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड कैश इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट क्रिएट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल के रेवेन्यू और एक्सपेंस को जो करती है, और इंटर इनटू डिटर्मिनेशन ऑफ नेट इनकम और लॉस को ये डील करती है। बैलेंस शीट, नॉट कैश, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, इनकम स्टेटमेंट आइटम्स। अभी हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इट इज द परचेजिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को परचेज करना, डिस्पोज ऑफ करना, वो एक्टिविटीज इसमें आ जाती हैं। एंड प्रोडक्टिव लॉन्ग लिव्ड एसेट्स, जो लॉन्ग लिव्ड एसेट्स एंटरप्राइज अपने लिए एक्वायर करती है, वो आ जाते हैं। एंड लैंडिंग मनी एंड कलेक्टिंग द लोन्स। बाज केसेस में आप मनी आप लोन पे देते हैं लोगों को, बाज केसेस में आप कलेक्ट करते हैं जो पुराना रेवेन्यू आपका रहता होता है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं दीज आर नोन एज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें बैलेंस शीट में इन्वेस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स आइटम, बैलेंस शीट की जब हम टर्म में बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म एसेट्स के तौर पे इनको याद रखा जाता है। अगली चीज जो हमने बात की थी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की आ जाती है। व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? Financing activities they include obtaining cash from the issuing debits and repaying the amounts borrowed। यानी आपने जो बारो अमाउंट है जो उसको रीपे करते हैं उसको भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। और obtain जो कैश obtain करते हैं अगेंस्ट योर प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज सर्विसेज के अगेंस्ट, वो भी कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाता है। इट इज obtaining कैश फ्रॉम द ओनर्स और शेयर होल्डर्स। बाज केसेस में ओनर्स और शेयर होल्डर जो कैश उसमें पंप इन करते हैं बिजनेस में, एंटरप्राइज में, वो भी इसमें आ जाता है। एंड पेइंग देम ड्राइंग्स या डिविडेंड्स, बाज केसेस में जब उसके डिविडेंड्स या ड्राइंग को आप पे करते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भी आ जाता है। बेनिफिट्स को कहूंगा मैं। तो बैलेंस शीट में इसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड इक्विटी आइटम्स। तो बैलेंस शीट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को हम शो करेंगे एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड इक्विटी आइटम्स। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और इक्विटी आइटम्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा इन द शेप ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अभी सिग्निफिकेंट नॉन कैश एक्टिविटीज, जो नॉन कैश एक्टिविटीज हैं उनकी क्या कौन कौन सी सिग्निफिकेंट हैं वो बताते हैं। इफ इट डजंट अफेक्ट कैश डोंट रिपोर्ट इन एनी बॉडी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर फॉर एग्जांपल नॉन कैश एक्टिविटीज जो कौन सी हैं जो इनको कोई कभी नहीं शो नहीं किया जाता, इट इज नोन एज सिग्निफिकेंट नॉन कैश एक्टिविटीज की अभी हम बात कर रहे हैं। तो कहते हैं इफ इट डजंट अफेक्ट कैश, अगर ये कैश को अफेक्ट नहीं कर रही, डोंट रिपोर्ट इन एनी बॉडी ऑफ कैश स्टेटमेंट, कि फिर कैश फ्लो में हमें स्टेटमेंट को उसको शो करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट इन सेपरेट नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक सेपरेट नोट में आप शो कर सकते हैं कि जी ये एक नॉन सिग्निफिकेंट एक्टिविटी के तौर पे नॉन कैश एक्टिविटी हुई थी फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द हाउस फोरम। नो आई वुड लाइक टू शेयर विद द फॉर्मेट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक पर्टिकुलर कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एकेडमिकली कैसा होना चाहिए, एथिकली कैसा होना चाहिए। सबसे ऊपर आएगा कंपनी नेम, जैसे आपको स्लाइड पे दिखाया गया।
फिर उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगी, फिर उसके बाद पीरियड कवर के पर्टिकुलर किस पीरियड का था, ये 31 दिसंबर 2015 का था, 31 दिसंबर 2014 का था, या 31 दिसंबर 2013 का था। पर्टिकुलर टाइम पीरियड आप जरूर करेंगे, वरना वो उसकी सेंस और उसकी रूह खत्म हो जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। अभी आप नीचे अगर उसकी एंट्रीज पे थोड़ा गौर करें, कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स की लिस्ट आपने दे दी, फिर नेट कैश प्रोवाइडेड यूज्ड बाय दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उसको आपने लिख दिया, फिर कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज उसको किया, लिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल आइटम्स, नेट कैश प्रोवाइडेड यूज्ड बाय द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएंगी। फिर कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल आइटम्स और नेट कैश प्रोवाइडेड यूज्ड बाय द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश, ये जरूरी है कि एंड पे आप लिखेंगे, शो करेंगे व्हाट इज द नेट डिक्रीज और इंक्रीज इन द कैश, वो किया जाएगा। कैश एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड के मुताबिक क्या कैश था, कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या था, बहुत क्लैरिटी आएगी इसमें। नोट नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जो भी अगर हुई है नॉन कैश तो वो भी आप साथ लगा देंगे। तो ये पूरी विजिबिलिटी हमें देगी कि बिजनेस अब शुरू हुआ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो क्या इनपुट था, और जब एंड हुआ तो वेयर वी स्टैंड। इट इज द फॉर्मेट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट पे बात हो रही है। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग प्लस द सिग्निफिकेंट नॉन कैश इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट द जनरल फॉर्मेट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमने पहले भी पढ़ा है। एंड एग्जाम्पल ऑफ विच इज शोन इन द लास्ट स्लाइड, पिछली स्लाइड पे हमने देखी थी। अभी इसको अभी हम रेलेवेंट करते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल इट इज द फ्लावर कंपनी और फॉर द मंथ एंडिंग अगस्त 31, 2001 की ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ऑफ फ्लावर कंपनी प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2001। प्रिपेयर अ रिवाइज्ड इनकम स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ये डिफरेंट एंट्रीज उन्होंने रेवेन्यूज शो किए, रेवेन्यूज में सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर शो किए, इन्वेस्टमेंट बाय ओ फ्लावर ओनर की, लोन फ्रॉम द बैंक शो किया, टोटल रेवेन्यू शो कर दिए, फिर एक्सपेंस शो किए उसने, एक्सपेंस पे उसने कैश पेड फॉर द परचेज ऑफ लैंड किया शो, एक्सपेंस आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू कस्टमर्स में $7,500 डाले उसने, और परचेज ऑफ लैंड में $16,000 डाले। टोटल एक्सपेंस 31,500, नेट लॉस 1,500 उसने डाल। सर्विसेज रेवेन्यूज 10,000, expenses 75,000, net income 2,500. The following four items present cash flows but are not revenues or expense that should be included in the income statements. अब इन्वेस्टमेंट बाय ओनर है, ये वो है, लोन फ्रॉम द बैंक है, पेमेंट्स टू लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स है, और परचेज ऑफ द लैंड है। तो ये वो आइटम्स हैं, फोर आइटम्स जो हैं ये दे रिप्रेजेंट्स कैश फ्लोज बट आर नॉट रेवेन्यूज और एक्सपेंस दैट शुड बी इंक्लूडेड इन इनकम स्टेटमेंट। ये वो चीजें नहीं हैं जो एक शुरू में बात हमने की थी कि इन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बनाई है, ये वो चीजें नहीं है जो इनकम स्टेटमेंट का हिस्सा हो। तो ये इसकी इंडिकेटर दिया गया है। अभी बेस्ड ऑन दी इंफॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर कंपनी ये अभी करेक्टेड वर्जन आएगी, सो दैट यू नो कि कहाँ उसने गलती की और कहाँ हमने इसकी करेक्शन की फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअली, हमें ताकि पता हो। Based on the information for flower company as above, prepare a statement of cash flows in a form consistent with generally accepted accounting principles. Perception क्या है? All transaction were in cash and the total beginning cash balance was $5,700. अभी आप जरा गौर कीजिए इसको। अभी हम देखते हैं, ऊपर कंपनी का नाम आया, फिर स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो नीचे शो हुई फॉर द मंथ ऑफ एंडिंग अगस्त 31, उस पर्टिकुलर टाइम को दिया गया, अगस्त 31, 2001 का है ये ट्रांजेक्शन सारी। कैश फ्लोज फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रेवेन्यूज $10,000 हो गए एंड कैश पेड फॉर एक्सपेंस $7,500 हो गए। नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दैट वाज 2,500। अच्छा, कैश फ्लोज फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश पेड फॉर द परचेज ऑफ लैंड, वो इन्वेस्टमेंट आई $16,000 की जो उन्होंने लैंड खरीदी थी। उसके बाद कैश फ्लोज फ्रॉम दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बेसिकली आपने नोट किया कि तीन हेडिंग है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अभी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करें, कैश फ्लोज फ्रॉम दी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ गया कैश रिसीव्ड फ्रॉम दी बैंक लोन $15,000 और कैश रिसीव्ड फ्रॉम दी इन्वेस्टमेंट बाय ओनर $5,000।
अच्छा, आगे जब हम इसमें गए तो कैश पे टू लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स $8,000 इन्होंने पे किया एंड नेट कैश रिसीव्ड फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाज $12,000. डिक्रीज इन कैश 1,500 आ गई. कैश बैलेंस ऑन अगस्त 31st वाज $5,700 आपको पता है, एंड कैश बैलेंस ऑन अगस्त 31st वाज $4,200. अब नोट करें कि $4,200 जो है वो हमारा 31 अगस्त की नेट कैश स्टेटमेंट में रिवील होना चाहिए, जो कि हुआ है. ये दूसरी एग्जांपल है जो हम आपसे शेयर करने लगे हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2001 फास्टर कंपनी हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. जनवरी 2001 की वो ट्रांजैक्शंस बताने लगे हैं. इनको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट है फास्टर कंपनी की जनवरी 31 2001 की, तो नीचे उसकी डिटेल्स आ रही हैं और इनको कैसे पोस्ट करना है उस पर हम लर्न करेंगे. फर्स्ट एक्टिविटी वाज द रेवेन्यू ऑफ $10,000 वर अर्नड एंड रिसीव्ड इन कैश. ये कैश में रेवेन्यू आया था. सेकंड एक्टिविटी इनकी ट्रांजैक्शन थी बैंक लोन्स ऑफ $2,000 वर पेड ऑफ, वो पे हुए. थर्ड वाज द इक्विपमेंट ऑफ $2,500 वाज परचेस्ड. फोर्थ वाज expenses of $6,200 were paid. And fifth activity took place. The owner, Doug Foster, invested an additional amount of $5,000 in the business. उसने $5,000 मजीद business में pump in किए to run his business well. Assume that the cash balance of the beginning of the month was $5,600. कि जब मंथ शुरू हुआ जनवरी 1 को, ये जी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो थी वो थी 5,600. Prepare a statement of cash flows that displays operating, investing and financing activities that reconcile the beginning and ending of cash balances. Basically ये conceptual understanding है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की और फिनेंसिंग एक्टिविटीज की, किस तरह हम उनको प्लेस करेंगे और नेट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द डेट ऑफ 31 जुलाई फॉर द मंथ ऑफ फरवरी आगे कैसे चलेगी ये. राइट, आपको पता है जैसा कि एज पर रूल सबसे ऊपर कंपनी का नाम आता है, नीचे स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो आएगी, नीचे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 31 2001 आएगी. आप इस पे अगर गौर करें तो कैश फ्लोज फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो क्या आएगा उसकी भी बात होगी. उसमें से कैश रिसीव्ड फ्रॉम द रेवेन्यू, जो रेवेन्यू से कैश रिसीव किया इन्होंने $10,000 था. फिर कैश पेड फॉर द एक्सपेंस $6,200 आ गया. नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश मिला प्रोविजन हुई, दैट वाज $3,800. दूसरी एक्टिविटीज है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. उसमें कैश फ्लोज फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश पेड फॉर द इक्विपमेंट, इन्वेस्ट हुआ, इक्विपमेंट खरीदा गया $2,500 का. एंड कैश फ्लोज फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये तीसरा हमारा बड़ा हेड था फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का. उसमें कैश फ्लो का कैसा रहा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट बाय ओनर ने जो इन्वेस्ट किया उसमें से कैश जो है $5,000 आया. एंड कैश पेड बाय रीपे बैंक लोन्स, 2,000 आपने बैंक को लोन्स के तौर पे रिसीव किया. सो नेट कैश रिसीव्ड फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वाज $3,000. अगर हम एंड पे जाएं तो नेट कैश रिसीव फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपसे शेयर कर रहा था $3,000 थे, और इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश जो हुई वो $4,300 की थी. और कैश बैलेंस ऑन अगस्त 31 वाज 5,600 एंड कैश बैलेंस ऑन 31st of January was $9,900. सो हमें एग्जैक्टली पिक्चर एमर्ज हो गई कि एट द एंड ऑफ द मंथ नेट कैश फ्लो हमारी जो थी $9,900 पे थी. ये एक अगला न्यूमेरिकल है, एक अगली प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लियरेंस के लिए, प्रॉपर फिनेंशियल अक्विटेंस के लिए. मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए. ये वॉल्टर इंटरनेशनल है फॉर द मंथ ऑफ March 31, 2001 की बातचीत है इनकी. Walter says had the following transactions during the month of March 2001. It prepared an income statement based on the information, being careful to include only those items that should appear in the financial statement. They include cash received from the bank loans was $10,000, revenue earned and received in cash were $8,500, and the owner वे वॉल्टर withdrew 4,000 इन कैश, उन्होंने निकाला इसमें से अपनी पर्सनल नीड्स के लिए, और एक्सपेंस इंकर्ड एंड पेड वर $5,000. अच्छा, इसको आप अगर गौर से अभी हम इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टेटमेंट में लाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में लाते हैं, सो दैट वी नो इट. रेवेन्यूज अर्नड एंड रिसीव्ड, जैसे हमने शुरू में देखा पिछली स्लाइड में भी, दे वर $8,500.
लेस एक्सपेंस इनकर्ड देवर $5,000। तो नेट इनकम इनकी कितनी, $3,500। अभी इसका नोट्स है, द कैश रिसीव्ड फ्रॉम बैंक लोन इज पॉजिटिव कैश फ्लो financing activity in the statement cash flows but it is not included in the income statement. बैंक से जो कैश रिसीव हुआ वो स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं किया उन्होंने. The withdrawal by the owner is a negative cash flow investing activity in the statement of cash flows but it is not included in the income statement. में वो इंक्लूड नहीं की गई क्योंकि एक नेगेटिव फाइनेंशियल एक्टिविटीज थी. It is the end of the year accounting activities. End of the year accounting activities क्या हैं? Taking physical inventory. यानी एंड ऑफ द ईयर अकाउंटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती हैं. नंबर 1 इज दी फिजिकल इन्वेंट्री को लिया जाता है. देन क्लोजिंग द अकाउंट्स, साल के आखिर में जो एक्टिविटीज हैं, फिजिकल इन्वेंट्री, क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स एंड प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिलेटेड नोट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके रिलेटेड नोट्स को प्रिपेयर किया जाता है. एंड प्रिपेयरिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स. सो इनकम टैक्स रिटर्न भी पे होती है, बनाई जाती है. एंड द ऑडिट बाय द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से अपनी फर्म का ऑडिट कराया जाता है. दी एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड एट द ईयर. साल के आखिर में जो एडजस्टिंग एंट्रीज फिर भी अगर रह जाएं, को मिस हो जाए तो उसको किया जाता है. ये वो एक्टिविटीज हैं जो एंड ऑफ द ईयर की जाती हैं एज ए चेकलिस्ट. ये आपको याद होनी चाहिए, आपके जेहन में होनी चाहिए. पर्पज ऑफ एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट का पर्पज क्या है? इट इज टू रिकॉग्नाइज सर्टेन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस. एडजस्टमेंट का मीनिंग होता है कि कुछ रेवेन्यूज और कुछ एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है और अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जाता है. दैट आर नॉट प्रॉपर्ली मेजर्ड इन द कोर्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन. जो कि डेली बिजनेस ट्रांजैक्शन में उनको रिकॉर्ड नहीं किया गया. वाई? टू हेल्प अचीव द गोल्स एक्रूअल अकाउंटिंग. जो कि एक्रूअल अकाउंटिंग का गोल है, जो अल्टीमेट एम है, वो अचीव किया जाता है इनको एडजस्ट करके रेवेन्यूज और एक्सपेंस को. The revenue and expense of the effect that affect more than one accounting period. बास केसेस में रेवेन्यूज और एक्सपेंस एक से ज्यादा दफा अफेक्ट करते हैं अकाउंटिंग पीरियड को. रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस आर रिक्वायर्ड टू द प्रोपोर्शन अमंग द अफेक्टेड अकाउंटिंग पीरियड्स. उनके इफेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान उनकी प्रॉपर एंट्रीज को इंश्योर किया जाना चाहिए. ऑल द एडजस्टमेंट अफेक्ट बोथ. जो भी एडजस्टमेंट हो वो अफेक्ट करती है एन इनकम स्टेटमेंट अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट. कोई भी एडजस्टमेंट हो तो इनकम स्टेटमेंट को और बैलेंस शीट इन दोनों को वो अफेक्ट करेगी. बात हम कर रहे थे जी पर्पज ऑफ एडजस्टमेंट की. पर्पज ऑफ एडजस्टमेंट क्या है, ये हमें कंसेप्चुअल क्लियर होना चाहिए कि एडजस्टमेंट का क्या पर्पज है. मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज रिक्वायर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्रूअल अकाउंटिंग देन सिंपल रिकॉर्डिंग ऑफ रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शंस. प्रॉपर बैलेंस एक्रूअल अकाउंटिंग के लिए एडजस्टमेंट जरूरी होती हैं. इट इज टू रिकॉर्ड अनअर्न्ड रेवेन्यू एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस. बेसिकली अनअर्न्ड रेवेन्यू और प्रीपेड जो एक्सपेंस हैं उनको भी इनटू अकाउंट लिया जाता है. एंड विल बी डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर. हम ये अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे कि अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं. अगली बात, टू प्रिपेयर अ वर्कशीट. इट्स अ मल्टी कॉलम शेड्यूल शोइंग द रिलेशनशिप अमंग द करंट अकाउंट बैलेंस, अ ट्रायल बैलेंस एंड अ प्रपोज एडजस्टिंग एंट्रीज. वर्कशीट क्या है जी? वेरी क्लियर. इट्स अ मल्टी कॉलम शेड्यूल शोइंग द रिलेशनशिप अमंग द करंट अकाउंट बैलेंस. जो करंट अकाउंट बैलेंस है उसके दरमियान एंड प्रपोज एडजस्टिंग एंट्री और प्रपोज एडजस्टिंग एंट्रीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको वर्कशीट कहा जाता है. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट वुड रिजल्ट इफ दीज एडजस्टिंग एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस वर रिकॉर्डेड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी तब जब इनको रिकॉर्ड किया जाएगा. बेसिक अकाउंटिंग स्टेटमेंट एनालिसिस 2, इसकी हम बात करेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या है. अभी आने वाली स्लाइडों में, आने वाले टाइम में थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करेंगे. जब इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है तो कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या है जी? इट एक्सप्रेसेस ईच आइटम एज ए परसेंट ऑफ द टोटल फॉर दैट स्टेटमेंट. ईच आइटम एज ए परसेंट ऑफ द टोटल फॉर दैट स्टेटमेंट. हर आइटम को जो टोटल का परसेंटेज होता है उसको शो करती है. बैलेंस शीट टोटल एसेट्स को और इनकम स्टेटमेंट टोटल रेवेन्यूज को शो करती है. बैलेंस शीट जो है टोटल एसेट्स को इंडिकेट करती है, इनकम स्टेटमेंट टोटल रेवेन्यूज को करती है. बैलेंस शीट एनालिसिस और टोटल एसेट्स हायर और लोअर. बैलेंस शीट को जब आप एवेलुएट करते हैं तो आपकी एक चीज जो है वो जो प्रॉपर फिगर आउट होती है वो होती है आर दी टोटल एसेट्स हायर आर दी लोअर. क्या वो हायर हैं या लोअर हैं? व्हाट इज द परसेंट चेंज इन द टोटल एसेट्स. एसेट्स में कितने परसेंट चेंज आई टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड.
is the percent of total liabilities to the total liabilities plus owner's equity increasing or decreasing, के परसेंटेज ऑफ द टोटल लाइबिलिटीज और टोटल लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी को ऐड करके इन दोनों से जो रिलेशनशिप बनती है उसमें इंक्रीज है या डिक्रीज है। और रेवेन्यू हायर और लोअर, इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है कि रेवेन्यू जो है, इनकम स्टेटमेंट को जब आप एवेल्युएट करते हैं कि रेवेन्यूज हमारे टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल रेवेन्यूज, टोटल रेवेन्यूज में परसेंटेज चेंज क्या है। एंड इज द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंसेस टू द टोटल रेवेन्यूज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या ये परसेंटेज टुवर्ड्स इंक्रीज एंड है और टुवर्ड्स द डिक्रीज एंड है। एक और चीज हम इस्तेमाल करते हैं विच इज नोन एज द इंटीग्रेटिव एनालिसिस, उसको इंटीग्रेटिव एनालिसिस कहा जाता है। इट इज द बिजनेस ऑपरेटिंग एफिशिएंटली बाय यूजिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ एसेट्स इन्वेस्टमेंट टू जनरेट अ गिवन लेवल ऑफ टोटल रेवेन्यूज। मैं रिपीट कर देता हूँ, इंटीग्रेटिव एनालिसिस क्या है। इट इज द बिजनेस ऑपरेटिंग एफिशिएंटली by using the least amount of assets invested to generate a given level of total revenues। क्या हमने ये देखना है इंटीग्रेटिव एनालिसिस में कि एक पर्टिकुलर पोर्शन लेके बिजनेस का कि वो प्रॉपर रेवेन्यूज जनरेट कर रहा है जिसके लिए बना गया था। इट इज टू कैलकुलेट द टोटल एसेट टर्नओवर, दूसरा टोटल एसेट टर्नओवर दिया जाता है टोटल रेवेन्यूज डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स। जो टोटल रेवेन्यूज हैं उनको एवरेज टोटल एसेट से डिवाइड करके कंप्लीट टर्नओवर दिया जाता है। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट क्या है और क्या शो करती है। इट रिपोर्ट्स चेंजेस इन दी ओनर्स इक्विटी फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ओनर की जो इक्विटी है उसमें क्या चेंजेस आई हैं ये इंडिकेट करती है। प्लस इट शोज दी रेवेन्यूज एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट इनकम, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंस, जो भी रेवेन्यूज जनरेट हुए थे माइनस एक्सपेंस, इट बिकम्स टू दी नेट इनकम और लॉस। दोनों केसेस में अगर नेगेटिव में है तो लॉस है, पॉजिटिव है तो इनकम है। हम बात कर रहे थे जी रेवेन्यूज वर्सेज एक्सपेंस की। The realization principle indicates that revenues should be recorded in the accordance with the accounting records when it is earned। Revenues जो ही earn करते हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। And that is when goods are sold or services are rendered to the customer। दोनों केसेस में जब प्रोडक्ट सेल हुई है या कस्टमर को आपने सर्विसेज दे दी हैं। The matching principle indicates that obviously the expenses should not be offset against revenues on the basis of cause and effect। cause और effect के basis पे नहीं ये होते, ये proper materialize होने के बाद होते हैं। Thus an expense should be recorded in the period in which the related good or services is consumed in the process of earning revenue। उस particular, ये बड़ा अहम चीज है, in the process of earning revenue, उस time period में जो चीज expend हुई है उसके expenses जो हैं वो take into account करने चाहिए। Now we'll talk about the classified balance sheet। क्लासिफिकेशन क्या है बैलेंस शीट को, क्लासिफाइड बैलेंस शीट क्या हम कहते हैं। क्लासिफिकेशन जो है बैलेंस शीट की, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स एंड द ग्रुपिंग दैट हैव कॉमन बेसिस। उस ग्रुपिंग के साथ ये रिलेट करती है जो कॉमन बेसिस क्यों, एसेट्स हैं, एसेट्स करंट होते हैं और दूसरे प्रॉपर्टी होती है, प्लांट होती हैं और इक्विपमेंट होते हैं। एसेट्स जो करंट भी होते हैं, दूसरे लॉन्ग टर्म होते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड द इक्विपमेंट। अच्छा, अभी लायबिलिटीज में क्या आ जाता है, लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज आ जाती हैं और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ जाती हैं कि उनको कैसे लेना है। ओनर्स इक्विटी कैसे होती है, कॉमन स्टॉक में आ जाती है ओनर्स इक्विटी, उसको लिया जाता है, और रिटेन्ड अर्निंग्स में आ जाती है ओनर्स इक्विटी, उसको किस तरह लिया जाता है। दो टाइप्स हैं ओनर इक्विटी के, टू हेड्स हैं, वन इज कॉमन स्टॉक में जो चल रही है और रिटेन्ड अर्निंग्स में भी ओनर्स इक्विटी आ जाती है। अभी नो वी विल टॉक अबाउट द कैश स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में क्या आ जाता है, इट रिपोर्ट्स द कैश फ्लोज ड्यूरिंग पीरियड, अभी हमने बात की थी। इट कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज इसमें आ जाती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाती हैं और फिनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाती हैं। ये सारी मिलके कॉन्स्टिट्यूट करती हैं स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लोज को। एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट हमें शो कर दी, आर दी टोटल एसेट्स आर हायर और लोअर, टोटल एसेट्स जो हैं हाई हैं या लोअर हैं। व्हाट इज द परसेंट चेंज इन द टोटल एसेट, टोटल एसेट की परसेंटेज चेंज क्या है। इज द परसेंट ऑफ टोटल लायबिलिटीज आर टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट क्या हमें इंडिकेट करता है, इनकम स्टेटमेंट हमें इंडिकेट करता है आर दी रेवेन्यूज जो है हायर और लोअर हैं। और दूसरा व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन दी टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में क्या परसेंटेज चेंज है। इज द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंस टू टोटल रेवेन्यूज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो
परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंस टू द टोटल रेवेन्यूज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इंटीग्रेटिव एनालिसिस की बात करते हैं, इज द बिजनेस ऑपरेटिंग एफिशिएंटली बाय यूजिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ एसेट्स इन्वेस्टमेंट टू जनरेट अ गिवन लेवल ऑफ टोटल रेवेन्यूज, कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से जो एक्सपेक्टेड मिनिमम रेवेन्यू जनरेट है क्या वो हो रहा है। और सेकंड इज जो कैलकुलेट टोटल एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर को ये कैलकुलेट करता है टोटल रेवेन्यूज डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स को जब डिवाइड किया जाता है। अकाउंटिंग साइकिल पर्सपेक्टिव, ये बड़ी अहम चीज है जी, अकाउंटिंग साइकिल पर्सपेक्टिव, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कंसेप्चुअली। इट सेज द डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन नीडेड टू डिसीजन मेकर्स। अकाउंटिंग साइकिल पर्सपेक्टिव में वो इंफॉर्मेशन उसको टच किया जाता है जो डिसीजन मेकर्स को चाहिए होती है। ए डिजाइन सिस्टम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली, पहले तो रेलेवेंट इसकी होनी चाहिए, वही इंफॉर्मेशन दे जो फोकस्ड हो जो चाहिए, और दूसरी ए डिजाइन द सिस्टम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली, दो पैरामीटर्स हैं कि इंफॉर्मेशन जल्दी दे और एफिशिएंटली दे। तीसरी है एवेलुएट द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन को देखा जाए वो कैसे चलती है। हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग साइकिल पर्सपेक्टिव्स की। अकाउंटिंग साइकिल पर्सपेक्टिव्स में हमने बात शुरू की, इट असिस्ट डिसीजन मेकर्स इन इंटरप्रेटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यह डिसीजन मेकर्स को असिस्ट करता है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, कैसे रीड किया जाए। फॉर एग्जांपल हम शुरू में बात कर रहे थे कैश फ्लो की बात की, हमने इनकम स्टेट की बात की, इनकम स्टेटमेंट की बात की, बैलेंस शीट की बात की। तो अकाउंटिंग साइकिल पर्सपेक्टिव टोटल जो है इसका छोटा आइटम या बड़ा आइटम गैप के तहत जो भी अकाउंटिंग वालों ने जो स्टेटमेंट दी होती है, हर एक का एक बेसिक एम हमने पहले भी शेयर किया था, वो ये है कि बेसिकली ये फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकर्स को टू टेक अ रेलेवेंट डिसीजन। तो वो रेलेवेंट डिसीजन तभी लेंगे जबकि इन्फॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन या डाटा सही पर्सपेक्टिव में उसको पोर्ट्रे किया जाएगा, सही पर्सपेक्टिव में उनको पेश किया जाएगा, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही होगी, नंबर 1। नंबर 2 उसकी रेलेवेंस होगी, उसकी पर्टिकुलर रेलेवेंस ऑन ग्राउंड हो एज पर द गैप्स, जो गैप के रूल के तहत है उसके साथ। नंबर 3 उसमें ईमानदारी होगी, अनबायस्ड होगा, अकाउंटेंट का जाती इन्फ्लुएंस या इनकम्पिटेंस नहीं होगी। नंबर 4 एज पर द रूल होगा, कोई इन्फॉर्मेशन अकाउंटेंट ने या अकाउंट करने वाले ने मिस नहीं की होगी। सो असिस्ट, तभी ये असिस्ट करेगा डिसीजन मेकर को इफ इट इज, सो आई वुड से इट वुड ओनली असिस्ट द डिसीजन मेकर इफ इट इज एक्यूरेट, इट्स रेलेवेंट एंड ऑल एंट्रीज हैड बीन मेड एज पर द existing rules. So it assists decision makers in interpreting accounting information, जो अकाउंटिंग साइकिल पर्सपेक्टिव है। फिर ऑडिट को भी असिस्ट करता है। आप देखिए फाइनेंशियल ऑडिट में आप देखते हैं कि जी ऑडिट में क्या आप करते हैं, यू जस्ट स्टार्ट चेकिंग कि जो चीज़ आपने खरीदी, जिस हेड में आपने पोस्ट की, क्या इधर बनती है, क्या ये ऑथोराइज थी, क्या इट वाज एज पर प्रोसीजर, क्या जिसने अलाउ की उसकी इकोनॉमिक पार्स में ये आती थी, क्या इसकी उसके बाद जो इंस्पेक्शन होनी चाहिए थी वो हुई, क्या इसको स्टोर वाले ने चार्ज पे लिया, अगर स्टोर वाले ने चार्ज पे लिया तो उससे पहले क्वालिटी वाले ने चेक किया, और अगर क्वालिटी वाले ने चेक किया तो उसने किन पैरामीटर के साथ चेक किया, उसने कैसे एंट्री की। तो ऑडिट इज अ लॉन्ग सब्जेक्ट और ऑडिट इज अ वेरी रेलेवेंट टर्म आल्सो, जो कि इसको ज्यादा डील करती है और आगे लेके चलती है। तीसरी आगे होती है जो इसका बड़ा अहम पहलू है, वो दैट इज द टैक्स प्लानिंग। तो ये टैक्स प्लानिंग को भी देखती है कि टैक्स को जब आप प्लान करते हैं, आप अपनी साल के आखिर की इनकम स्टेटमेंट बनाती हैं, इनकम टैक्स रिटर्न बनाती हैं, फिर भी आप प्लान करते हैं, देखते हैं कि हाउ मच रेवेन्यू आई जनरेटेड, हाउ मच आई पुट इन दी बिजनेस, और मुझे नेट इनकम क्या हुई, उसका रेवेन्यू क्या है, उसका इनकम टैक्स कैसे देना और कैसे हैंडल करना है। Gentlemen, after covering all this lecture, before closing the lecture 12, I would like to share the summary of the lecture कि whatever we have covered in this lecture मैं आपसे शेयर करना पसंद करूंगा, और ताकि रेलिवेंसी हमारी कायम रहे और हमें पता हो कि हमने इस लेक्चर में क्या कुछ कवर किया है, कौन से कंसेप्ट लिए हैं, उनको किस तरह लेके चलने हैं। एक्चुअली लाइफ नाम ही कंसेप्ट का है, और कंसेप्चुअली चाहे वो कंसेप्ट जिंदगी गुजारने का हो, चाहे वो कंसेप्ट फाइनेंस का हो, चाहे वो कंसेप्ट कम्युनिटी की खिदमत का हो, चाहे वो कंसेप्ट अपना गोल अचीव करने का हो, हर कंसेप्ट की एक अपनी वैल्यू है, और उस वैल्यू के लिहाज से हम देखते हैं उसको कि हमने उसको कैसे आगे लेके चलना है और कैसे किस तरह उसको इन डिटेल प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करना है। First of all, what we did in this lecture, we also practically discussed the role of accounting records in an organization. देखिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, आगे मजीद चल के हम मजीद पढ़ेंगे चीज़ों को। अकाउंटिंग और दी फाइनेंस
it gives the proper visibility to the top management के where we are, what we have done, what we should further do it. जैसे कोई भी अकाउंटिंग यूनिट है, कोई भी इंटरप्राइज है, तो कोई भी बिजनेस यूनिट है, तो दे नेचुरली स्टार्ट थिंक फॉर दी पॉजिटिव पर्पस. जब वो चीज़ें पॉजिटिव पर्पस के लिए शुरू करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, डे एंड नाइट अपना ब्रेड एंड बटर लगाते हैं, खून पसीना बहाते हैं, तो बेसिकली उनका एम होता है कि हमें पता चले कि हम ग्रो कर रहे हैं, माइनस में है या प्लस में. तो एक समरी वन लाइनर में आपसे शेयर करूंगा कि वो कैसे उनको पता चलेगा. जब बिकॉज द प्राइमरी एम ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज टू अर्न मनी, रेवेन्यू जनरेट करना. तो रेवेन्यू जनरेट कैसे, उसकी विजिबिलिटी कैसे होगी? उसकी विजिबिलिटी ऐसे होगी कि उनको पता चलेगा कि सारी की सारी जो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं, उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनमें जो पॉजिटिव्स आए हैं, उनको एडवांटेजेस आई हैं, उनको फाइनेंशियल एडवांटेजेस आई हैं, ग्रोथ के एडवांटेज आई हैं, एसेट के एडवांटेजेस आई हैं, लिक्विडिटी के एडवांटेज आई हैं, वो सारे एंटरटेन किए जाएं और लिखे जाएं. साथ ही कोई ऐसा सिस्टम हो अकाउंटिंग का इतना फेयर, विजिबल, इम्पार्शियल और प्रिंसिपल सेंटर्ड हो कि जो इजीली शो करे कि उसमें नेगेटिव्स क्या हैं, एक्सपेंडिचर्स क्या आई हैं, कास्ट क्या उसकी आई है, जिसका आपने सुना होगा कि एक सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है MSPIT लेवल पे, नोन एज कास्ट बेनिफिट एनालिसिस. तो जब अकाउंट्स की लैंग्वेज में कास्ट की सारी अगर कास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड में प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगी, पोस्ट नहीं होगी, लिखी नहीं जाएगी, जर्नलाइज नहीं की जाएगी, उसकी लेजर में उसकी एंट्री नहीं होगी, हाउ कुड इट जनरेट द प्रॉपर रेलेवेंट कंसेप्ट और द विजिबिलिटी फॉर द पर्टिकुलर पर्सन. अभी आप देखें कि जब भी हम फॉर एग्जांपल एक बिजनेस यूनिट है और एक इंडिविजुअल है, चाहे वो जितना भी पढ़ा लिखा है, चाहे वो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिवली साउंड है, MBA का साउंड है, ही इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज अ गुड हार्ड वर्कर, तो व्हाट डज इट बिजनेस यूनिट मीन? अगर उसको 6 महीने बाद, 4 महीने बाद या 1 क्वार्टर के बाद या आफ्टर 1 ईयर उसको पता ही नहीं चलता, उसको उसकी बिजनेस की विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, तो हाउ वुड ही मूव फॉरवर्ड? सो मुझे आपको एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, बड़ी क्लैरिटी में पता होना चाहिए और बड़ी क्लैरिटी में हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आपको याद होगा कि किसी एक लेक्चर में मैंने आपसे बात भी की थी, गैप की बात की थी, इसलिए इन्होंने अकाउंट वालों ने गैप प्रिंसिपल्स डिफाइन किए हैं. गैप आपको पता होगा, गैप स्टैंड्स फॉर GAAP, G कैपिटल, A कैपिटल, AA कैपिटल है, फिर P भी कैपिटल है. इट इज नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ये वर्ड ओवर डेवलप्ड प्रिंसिपल्स हैं जिनको एक्सेप्ट करते हुए, जिनको चलते हुए, जिन पे अमल करते हुए डिफरेंट एंट्रीज पोस्ट की जाती हैं. जो गैप का सबसे पहला प्रिंसिपल है वो ये है कि आपको पता है फाइनेंस में, अकाउंटिंग स्टेटमेंट में जो कोई भी इंटरप्राइज या बिजनेस यूनिट अपने अकाउंट मेंटेन कर रही होती है, ये डबल एंट्री सिस्टम होता है. ये डेबिट में भी करते होते हैं, क्रेडिट में भी करते होते हैं, और हर एक का एंड पे सम जो है वो 0 आना चाहिए. इट्स अ लोकल चेक. और अगर ये ना आए तो फिर एरर एंट्रीज की जाती हैं. इवन बैंक स्टेटमेंट से जो एंट्रीज आप लेके आते हैं, बैंक स्टेटमेंट उस अकाउंट की, उसको भी अपनी बुक से आप टैली करती हैं. एट टाइम्स वो डिफरेंट होती हैं, और फिर लेकिन वो एरर एंट्रीज करके और बीच में कंपनसेटरी एंट्रीज करके उसको फिर करेक्ट कर किया जाता है अपने अकाउंट को साथ साथ, रादर देन कि एक छोटा एरर जाके एंड पे मर्ज हो इनटू अ वेरी बिग एरर. So what we did in this lecture, we practically discussed the role of accounting records in an organization. एक particular organization में accounting record का क्या रोल है? उसका रोल है पॉजिटिविटी, उसका रोल है उसका कीपिंग रिकॉर्ड, उसका रोल है उसका फाइनेंशियल सेगमेंटेशन रोल है, उसकी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का रिकॉर्ड मेंटेन करना रोल है, उसने क्या एसेट खरीदे उसका रोल है, उन्होंने क्या एक्सपेंडिचर्स किए एसेट्स को मेंटेन करने के लिए उसका रोल है, इंडिविजुअल की लिक्विडिटी क्या लगी उसमें उनका रोल है. सो इट हैज अ वेरी मल्टी डायमेंशन रोल. देन in this lecture we also describe the income statement. हमने इनकम स्टेटमेंट को देखा. इनकम स्टेटमेंट क्या है कि नेट सेल माइनस नेट एक्सपेंडिचर जो भी हैं, जो भी उस पर पूरे सिस्टम में लगे, तो नेट इनकम उसमें से निकली. तो इनकम स्टेटमेंट भी मर्ज होनी चाहिए, इनकम स्टेटमेंट की भी विजिबिलिटी होनी चाहिए. जो CEO है, जो MD, जो चेयरमैन है उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज का, कि मैंने क्या एक्सपेंड किया, हमने क्या हार्डवर्क किया, हमने इसको कैसे देखा और हमने इसको कैसे स्पेंड करके हमारी क्या इनकम जनरेट हुई इन टर्म्स ऑफ फिनांस, in terms of assets, in terms of liquidity enhancement, in terms of goodwill, in terms of other intangible assets and tangible assets. So we learned great about this income statement के मुतालिक. Then we also state the rule of debit and credit for income statement accounts practically.
अच्छा, जो रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट है मैंने आपसे शेयर किया था कि कोई भी एक एक्सपेंडिचर होता है, गैप में और अकाउंट्स में ये डिफाइंड है कि इसकी डबल एंट्री सिस्टम होता है। किसी ना किसी जगह से ये डेबिट हो रहा होगा और किसी ना किसी जगह भी ये क्रेडिट हो रहा होगा। ये नहीं हो सकता कि एक एंट्री हो। तो डबल एंट्री सिस्टम इज आल्सो अ डबल चेक सिस्टम फॉर द अकाउंट्स, for particular the account maintenance department and for the correct finance of that business unit। कोई भी हो, वर्ल्ड की कोई भी बिजनेस यूनिट हो, आपकी एंटरप्राइज की विजिबिलिटी के लिए, उसमें उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए डबल एंट्री सिस्टम का डबल रोल है। we also state the rule of debit and credit for cash flow statement accounts practically। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट की जो एंट्री का सिस्टम है ये इनकम स्टेटमेंट में भी हमने अप्लाई किया और फिर हमने इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी अप्लाई किया कि जी कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका डबल एंट्री सिस्टम का क्या रोल है, उस पर भी बात हुई। तो द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट्स प्रैक्टिकली, इसमें भी हमने देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी क्या विजिबिलिटी और किस तरह ये चलता है। डेबिट कहीं ना कहीं अगेन कैश फ्लो में भी कहीं ना कहीं से ये डेबिट हो रहा था और कहीं ना कहीं पे ये क्रेडिट हो रहा था और इस दोनों को देखते हुए ये आगे बढ़ा हमारे पास। We also describe the steps in accounting cycle। अकाउंटिंग साइकिल के क्या स्टेप्स हैं उस पर हमने फोकस किया कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है, अकाउंटिंग साइकिल में क्या चीज़ें होती हैं, अकाउंटिंग साइकिल को किस तरह लिया जाता है और अकाउंटिंग साइकिल्स के क्या पॉजिटिव्स हैं, अकाउंटिंग साइकिल्स के क्या नेगेटिव हैं, इनको हम किस तरह रीडू कर सकते हैं, इनको किस तरह इन साइकिल्स को वन बाय वन फॉलो करते हुए हम आगे निकल सकते हैं। देन वी आल्सो एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन अकाउंटिंग। राइट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की मैंने आपसे बात की थी। दीज आर द गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि इनका यूजेज क्या है, इनकी पॉजिटिविटी क्या है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की इम्प्लीकेशन क्या है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को किस तरह साथ लेके चलना चाहिए कि आपकी फाइनेंस, आपके अकाउंट्स, आपकी चीज़ें जो हैं पॉजिटिवली सही लाइन पे चलें और दे शुड मूविंग टुवर्ड्स दी पॉजिटिविटी और अकाउंट्स में फॉल्ट्स भी ना आए और आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। फिर उसके बाद हमने वी आल्सो कवर्ड दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि उसमें विजिबिलिटी आती है, ऑडिटिंग आती है, परफॉर्मेंस ऑडिटिंग आती है, रेवेन्यूज का पता चलता है, उसके एक्सपेंस का पता चलता है, कौन सी बिजनेस यूनिट इंडिपेंडेंटली कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, ह्यूमन स्केल कैसे काम कर रही है, ओवर एक्सपेंस तो नहीं हो रहे, अंडर एक्सपेंस तो नहीं हो रहे। सो देयर आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो भी हमने आपसे शेयर किए और उसको भी हमने गौर से देखा। उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इस पे हमने बात की कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, वो किस तरह जनरेट हुए और किस तरह उनको हमने देखा और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को किस तरह आपने उसकी पोस्टिंग की या उसको प्लेस किया, वो भी देखने की जरूरत है। और वो इस लेक्चर में हमने क्वालिटेटिव अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बड़ी डिटेल में पढ़े। Gentlemen, before closing my lecture, you know it कि जनरली हम आपसे कोई एक अच्छी चीज़ शेयर करते हैं और मैं आपसे हर बार शेयर करता हूँ, हर दफ़ा यही आपसे बात करता हूँ कि जो भी बात हम करते हैं, जो भी बात हम करें, उसका एम ये नहीं होता कि मैं आपको टीच कर रहा हूँ, एम तो मैं आपसे सीख रहा हूँ। दूसरा एम ये है कि मैं अपने आप को सेल्फ अश्योर कर रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को भी पक्का कर रहा हूँ उस मैसेज के साथ कि शायद वो कहते हैं ना, किसी शायर ने कहा था शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात वाली बात है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बात अपने दिल में भी उतारूं और आपके दिल में भी उतारूं। तो अपार्ट फ्रॉम लर्निंग, जो हमने इस लेक्चर में फर्ज किया पढ़ा, मैंने उसकी आपसे समरी भी शेयर की। तो लेक्चर के शुरू में और एंड पे एज ए हैबिट, एज ए ब्रांड, मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे कोई मैसेज एक या दो शेयर करूँ और उन्हीं मैसेज के बेसिस पे इस तरह हम उनको लें कि हमारी फादी लॉन्ग रन, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले नस्लों के लिए, हमारे बड़ों के लिए, हमारे प्यारों के लिए, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, हमारे सीनियर्स के लिए, हमारे जूनियर्स के लिए एक पॉजिटिविटी का रोल आए। तो आज का मैसेज जो अभी लिखा है हमने, माय फादर गेव मी द ग्रेटेस्ट गिफ्ट एनीवन कुड गिव अनदर पर्सन, ही बिलीव्ड इन मी। किसी पे यकीन करना, किसी पे एतबार करना, इससे बड़ी और नेमत कोई नहीं है। ये वेस्टर्न फिलासफर ने कहा है कि मेरे वालिद ने, मेरे बाप ने मुझे वो चीज़ दी जो कायनात में कोई किसी को दे सकता है, ग्रेटेस्ट थिंग दैट इज ही बिलीव्ड इन मी। किसी को एतबार का तोहफा देना, किसी को कॉन्फिडेंस का तोहफा देना, किसी को मोहब्बत का तोहफा देना, किसी को वफा का तोहफा देने से बड़ा तोहफा नहीं। फादर जो होता है
जो वालिद होता है इस पर मैं घंटों बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस वक्त करना ज़रूरी समझता हूँ, वो इसलिए कि इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि आई शुड टॉक विद यू, एंड इट इज़ द नीड ऑफ द टाइम कि आई शुड शेयर विद यू। और हमें इस इंस्टीट्यूशन को, हमारे प्यार के रिश्तों को अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग और फाइनेंस अंडरस्टैंड करना चाहिए, सोशली, मॉरली, एथिकली और रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फादर जो है, हदीस शरीफ है, उसका मफहूम आपसे शेयर करता हूँ कि जो इंसान का वालिद है, वालिद की दुआ रब के दरमियान कोई नहीं आता। जो बाप औलाद के लिए दुआ करता है अल्लाह ताला डायरेक्टली सुनते हैं, इन दोनों के दरमियान कोई नहीं आता। तो मैं अक्सर अपने वालिद से भी शेयर करता होता हूँ और आपसे भी वो बात शेयर करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं जैसा भी हूँ, अपने बच्चों के लिए भी मैं जब अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ तो कहता हूँ मालिक मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, ठीक हूँ, तू जानता है और मैं जानता हूँ, लेकिन एक तूने मुझे जरूर प्रोकटिव दिया है कि ड्राइविंग सीट पे उठाया हुआ है कि आई एम फादर ऑफ 5 चिल्ड्रन। तो तू, तेरे नबी ने, तेरे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बाप की दुआ और रब के दरमियान कोई नहीं आता। तो जो बाप है, मैं एज ए फादर अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, या अल्लाह उनको किसी का मोहताज ना करी, उनको सक्सेस दे, उनको इंसानियत के लिए अच्छा बना दे और उनको एक चमकता दमकता सितारा बना दे। देखिए, आप भी किसी के बाप हैं, आप भी किसी के बेटे हैं। अगर बेटे हैं और आपके वालिद साहब, वालिदैन जिंदा हैं, अम्मी अबू, तो खुदा के लिए आई रिक्वेस्ट एज ए कम्युनिटी मेंबर, एज ए गुडनेस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दिस इज द मोस्ट कॉस्टली एसेट ऑन गॉड्स अर्थ। कहते हैं ना, बाप तीजा सिरां दे ताज मोहम्मद, मियां मोहम्मद बख्श साहब का पंजाबी कलाम है, बाप सिरां दे ताज मोहम्मद, मावां ठंडियां छावां। वालिद जो है वो ताज है हमारे सिर का, जिसका जो जहां जहां वालिद है मेरे सर का ताज है, मेरे अपने वालिद की तरह जो मेरे वालिद की उम्र का। तो ऑब्वियसली जो हमारे बच्चे हैं, जो अगर हम बच्चों वाले हैं तो हम अपने बच्चों के सर का ताज हैं। लेकिन ये इसकी कम्युनिटी की जो वेलफेयर है, एज ए गुडनेस जो है, वो तब आएगी जब हम आपके विल टीच टू दी जनरेशंस। आप देखिए, अकाउंटिंग फाइनेंस की मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट हम पढ़े, हम ये सब्जेक्ट नस्ल दर नस्ल, सीना सीना में कैसे चल रहा है? ये ऐसे चल रहा है कि दिस सब्जेक्ट इमर्ज इन बुक्स, इंटरनेशनल ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ने इस पे काम किया, मॉडर्न कम्युनिटी ने काम किया, जदीद साइंस ने काम किया, एज ए साइंस लिया फाइनेंस को और एक बेहतर सेगमेंट के तौर पे उन्होंने रिकग्नाइज किया, फिर इसकी बुक्स लिखी, फिर इसके रूल्स लिखे, फिर इसके प्रिंसिपल्स लिखे और इसको एड ऑन करके ही आगे चले। इसी तरह जो हम जनरेशन है ह्यूमन बींग्स, हम तो अल्लाह रब्बुल जलाल के बाद वी आर अशरफुल मखलूकात। तो इस तरह अशरफुल मखलूकात को हुक्म दिया गया कि आप भी पॉजिटिविटी के साथ अच्छी चीजें आगे बढ़ाएं। इफ वी वांट कि हमारी वैल्यूज, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी इंसानियत, हमारी इंटरेक्शन, हमारी डिसेंसी, हमारा सब्र, हमारी पेशेंस, हमारी अच्छाई, हमारी खुशियाँ, हमारी भलाई अगर आगे कन्वे हो, तो हमारे वालिदैन ने हमें बताई, हमारे बड़ों ने हमें बताई। सो वी नीड टू पास इट ऑन टू आवर यंगस्टर्स, आवर यंगर्स, ताकि वो एक सदका जारिया के तौर पे खुल जाए। सो इफ योर एल्डर एंड योर एल्डर ब्रदर या फादर हैं या बड़े हैं, तो आप बच्चों को, छोटों को प्यार दें, उनको ट्रस्ट दें, अपने बच्चों को ट्रस्ट दें। जब आप उन पे बिलीव करेंगे, जब उनको आप ट्रस्ट करेंगे, उनसे एक्विटनेस बढ़ाएंगे, उनसे फ्रीक्वेंसी को बेहतर करेंगे, उनसे सेल्फ अपॉइंटमेंट टाइम ज्यादा लेंगे, एंड यू विल बिकम देयर फ्रैंक फ्रेंड, तो इंशाल्लाह मुझे कोई डाउट नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी रहे। होता क्या है जनरली, इस पे लंबी बात हो सकती है, बट सिंस इट इज द पॉइंट ऑफ गुडनेस, सो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। होता क्या है कि वी आर नॉट फ्रैंक विद द चिल्ड्रन। हम अपने बच्चों से, हम समझते हैं कि मेरा अपने बच्चों पे हक सिर्फ यह है कि मैं उन पे सिर्फ पैसा खर्च दूं, मैं उन पे सिर्फ पैसा खर्च दूं, फीसें दे दूं और उसके बाद फारग हूं, नहीं, और उनको कोई टाइम ना दूं, उनको कोई लुक आफ्टर ना करूं, उनको कोई प्रॉपर पूछूं ना, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे बच्चों का हम पे ये हक है कि हम उनको आने वाली चीजों के, नई नई चीजों के साथ नई नई चीजें बताएं और उनको एक्यूरेटली इनकरेज करें कि आपने क्या करना है, आपने जिंदगी कैसे गुजार रही है। जैसे कहा, इकबाल का शेर है, मैं आपसे शेयर करता हूं। तो अक्ल इसको कहते हैं कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। देखिए, जिंदगी कोशिश का नाम है, जिंदगी एफर्ट का नाम है। तो उसके साथ साथ ये नहीं है कि आप और मैं हाथों पे हाथ रख के बैठे रहें और जिंदगी को, इसलिए इकबाल ने एक और जगह कहा, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। तो वो बेसिकली वाइब्रेंसी का नाम जिंदगी है, ट्रेनिंग का नाम जिंदगी है, आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है। और जो इस जिंदगी पे अमल करते हैं, जो चाहते हैं कि इस पे आगे चला जाए,
और इसको आगे मजीद बेहतर किया जाए और आगे से आगे बेहतरी की तरफ चला जाए, तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेंसी है। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी नस्लें, हमारे छोटे, हमारे जूनियर्स सारे के सारे जदीद अलूम से आशना हों, वो जदीद अलूम सीखें, जदीद साइंसेस को सीखें और वर्ल्ड ओवर लोगों से कम्पीट भी करें, वर्ल्ड ओवर लोगों के साथ अच्छा चलें, तो वो हमें चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम दी कन्वेंशन नॉलेजेस जो हम उनको बता रहे हैं, हम उनको अनकन्वेंशनल या प्रोफेशनल एथिक्स पे भी बताएं। जैसे एक लेक्चर में आपने पढ़ा होगा और आगे भी जिक्र अक्सर आता होगा, फिनांस के भी एथिक्स हैं, फिनांस के भी, अकाउंटिंग की भी प्रोफेशनल एथिक्स हैं। दो प्रोफेशनल एथिक्स से कि आप परफॉर्म अच्छा करें, आप बिलीव इन गुडनेस करें और ट्राई करें कि उसको गुडनेस के साथ आगे आगे साथ साथ चलाएं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि एज ए फादर, एज ए एल्डर, आप बच्चों पे ट्रस्ट करें, बच्चों को टाइम दें, बच्चों को अच्छाई बताएं, ये ताकि आपके लिए सदका जारिया बने। एज ए बड़ा ऑफिस में एक पॉजिटिविटी का टीम वर्क, हाई कम्युनिकेशन स्किल जनरेट करें, फ्रैंकनेस करें और एक दूसरे को बूस्ट करें ताकि ज़िंदगी भर चीज़ें आगे बढ़ें और एक पॉजिटिविटी के रूट पे चलें और लोग उसको अच्छाई की तरफ लेके जाएं, ताकि ये अच्छाई का मैसेज जो है, जब अच्छाई का रोशनी का मैसेज चलता है तो नेगेटिव चीज़ें वैसे डिल्यूट हो जाती हैं, ईवल पीछे रह जाती है। सो आई एम अ गुड मैसेंजर फॉर दी पेशेंस, मैसेंजर्स फॉर दी माई मैसेजेस फॉर पेशेंस एंड माई मैसेजेस फॉर डिसेंसी एंड माई मैसेजेस फॉर दी पॉजिटिव अप्रोच। सो लेट्स एक्ट। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल दे, हमारे जवानों को, हमारे छोटों को हमें मेहनत करने की तौफीक दे और साफ नीयत के साथ मेहनत करके डिलीवर करने की तौफीक दे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेंगे। दूसरा मैसेज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लव द पीपल, लोगों से मोहब्बत करें। आपको पता है खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। और जो चीज़ मैं एक बुक में पढ़ रहा था कि जो चीज़ आप बांटती हैं घूम के आपके पास ही आती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं कायनात में, तो लोगों को खुशियां, आसानियां और खुशियां बांटना शुरू कर दें। बिलीव यू मी, आपकी ज़िंदगी में खुशियां और आसानियां आ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं लोग पॉजिटिविटी के रूट पे आपके साथ रहें, तो लोगों को पॉजिटिविटी का मैसेज दे के पॉजिटिविटी डील करना शुरू कर दें। लव द पीपल, लोगों से मोहब्बत करें। गॉड गेव यू, अल्लाह ताला ने ये दिए हैं आपको, अल्लाह की मखलूक है, ये अल्लाह का कबीला है, अल्लाह की कम्युनिटी है। तो जो चीज़ अल्लाह ने आपको अनायत की है एज ए नेमत, चाहे वो माँ बाप के रिश्ते हों, चाहे बहन भाइयों के रिश्ते हों, चाहे दोस्तों के रिश्ते हों, लेट्स लव देम, लव द पीपल गॉड गेव यू। अल्लाह ताला ने ये रिश्ते आपको दिए हैं, इनसे प्यार करें, बिकॉज ही विल नीड देम बैक वन डे। एक दिन ये प्यार के रिश्ते टूट के रह जाएंगे, एक दिन ये प्यार के रिश्तों से जुदाई है, क्योंकि इस दुनिया में जो अच्छी चीज़ रह जानी है, जिसकी वाइब्रेशन, जिसकी इको, जिसकी गूंज हमेशा उठ रही है, वो आपके अच्छे अमाल हैं, वो आपका अच्छा कंडक्ट है। आपकी दौलत किसी ने नहीं देखनी, दौलत तो बंदे को दफना के आने तक घर नहीं पहुंचते, तो लोग चिकन कढ़ाई के साथ खाना खा चुके होते हैं। सो ये सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट रियलिटी ऑफ लाइफ का है। सो अच्छाई के साथ ऐसा लगेज उठाएं, ऐसा एक्यूमुलेट करें लगेज जो पॉजिटिविटी के साथ हो। किसी बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात की, मेरा दिल चाहता है मैं आज आपसे जरूर शेयर करूं उस शेयर को। आपने कहा, दुनिया उत्ते रख फकीरा, इंज तू अपना बैन खलोन। दुनिया उत्ते रख फकीरा, इंज तू अपना बैन खलोन, कोल होवे ते हसन लोकी, छड़ जावे ते रोन। तो इसको मैं ट्रांसलेट भी बता देता हूँ आपकी इजनेस के लिए। दुनिया उत्ते रख फकीरा, इंज तू अपना बैन खलोन। तो शायर ने, पोएट ने अपने आप को एड्रेस करके कहा है कि आपका दुनिया में, वर्ल्ड में, रूटीन मैटर्स में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में लिविंग स्टाइल ऐसा रूटीन का होना चाहिए। इंज तो अपना बैन क्लोन एज ए सिंबल यूज किया कि रूटीन मामलात, आपके डीलिंग के मामलात, आपके ह्यूमन कम्युनिकेशन के मामलात इतने कंफर्टेबल होने चाहिए। कोल होवे ते हसन लोकी, once you are with the people, so people should feel comfort of you, people should be comfortable, they should feel your presence as comfort, they should be very much comfortable with you, उनको आपके साथ पुरसकून रहना चाहिए। कोल होवे ते हसन लोकी, दे शुड बी प्लीज्ड, उनको खुशियां होनी चाहिए कि आप उनके साथ हैं, आप पॉजिटिविटी के रूट को उनको चला रहे हैं, आप अच्छाई के रूट पे चला रहे हैं। कोल होवे ते हसन लोकी, छड़ जामे ते रोन, once you leave them people should weep for you, once you are not with them they should remember you by good name, they should miss you on every occasion, and they should miss you on every good occasion। आप देखें, आप और मैं, बिलीव यू मी, आपको और मुझे अपने दादा के वालिद साहब का नाम नहीं याद होगा, और बहुत सारों को दादा अबू का भी नाम याद नहीं होगा, और उससे ऊपर की तो आप बात ही बोल जाए, जिनके नस्लों से हमें प्रॉपर्टी मिली है, मकान मिले हैं, जमीनें मिली हैं, घर मिले हैं। लेकिन वाई डू वी रिमेंबर बाबा कायदे आज़म, फादर ऑफ द नेशन?
इसलिए फादर ऑफ द नेशन ने अपनी लाइफ लगा के, जान तड़ की बाजी लगा के, सर धड़ की बाजी लगा के उन्होंने ही मेड द पाकिस्तान फॉर यू एंड स्टिल वी कॉल हिम एज फादर ऑफ द नेशन। हमारा जो 5 साल का बच्चा है उसके सिलेबस में है कि जी बानी पाकिस्तान कौन है, लोग कहते हैं जी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब। देखें अल्लामा इकबाल साहब को लोग शायर मशरक को क्यों लोग याद रखते हैं? ही डिड अ ग्रेट थिंग, ही वाज नॉट सेल्फ फोकस्ड, वो सेल्फ फोकस्ड नहीं थे, वो ग्रीडी नहीं थे, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं थे उनके। दे थॉट फॉर द कम्युनिटी, दे थॉट फॉर द नेशन कि ये गुलाम नेशन बैठी रहेगी तो सदियों गुलाम रहेगी। आपने ख्वाब देखा, इकबाल ने ख्वाब देखा, अल्लामा इकबाल साहब ने, मुफक्किर पाकिस्तान ने और बानी पाकिस्तान ने पाकिस्तान बना के दे दिया हज़रत कायद आज़म साहब ने। तो आपने देखा कि हमें अपने परदादा का नाम नहीं याद लेकिन उनका नाम याद है, इसलिए कि ही डिड अ ग्रेट थिंग। सो लेट्स ट्राई टू डू अ ग्रेट थिंग एंड लिव ग्रेट विद द पीपल एंड टू बी रिमेंबर विद द पीपल। हमें अच्छाई करें, अच्छाई का रूट दें, इंशाल्लाह अजर उसका अच्छा अल्लाह ताला देंगे। हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, हमारा अमल साफ होना चाहिए, उसमें बरकत इंशाल्लाह आई एम वेरी पॉजिटिव अल्लाह ताला डालेंगे। तो जेंटलमैन, इसके साथ मैं अपना लेक्चर खत्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो अल्लाह ताला मुझे और आपको और आपके वालिदैन को और मुझे और हमें, हमारे प्यारों को अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करे, हमें अच्छाई के रूट पे चलाए, हमें कम्युनिटी के लिए अच्छा बना दे। एक चीज़ जो मैं आपसे हमेशा शेयर करता हूँ, आज दोबारा शेयर करूँगा, वो है कि कोशिश करें कि वालिदैन बहुत ही नायाब एसेट है, इस एसेट की हम दिल से हिफाजत करें, दिल से रिस्पेक्ट करें, दिल से इनको ऑन करें, वो दिल से इनकी खिदमत करें, ताकि वो एक बुजुर्ग कह रहे थे कि वो ये ना हो कि हम वालिदैन को कहें कि दुआ दें, हमारा अमल ऐसा हो, हमारी बातचीत ऐसी हो कि उनको वो हमारा अमल से ही दुआ निकले और खुद उनके दिल से दुआ निकले। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने इस असासे की हिफाजत करें। अल्लाह ताला मुझे, आपको और हमारे वालिदैन को किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला हमें कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमारे हर काम में मुस्बत अंदाज डाल दे और बरकत डाल दे। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।